नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपके अपने चैनल गौरव लाइट ऑफ इंडिया सोशल मीडिया 365 और लाइट ऑफ इंडिया न्यूज़ चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे जगह पे आए हैं और ऐसे जगह पर हम पहली बार आए हैं। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, ये मेरे जीवन का और शायद हो सकता है कि आपके जीवन का भी एक सबसे अद्भुत वीडियो हो सकता है। 16 साल की उम्र, हालांकि 16 साल की उम्र ही नहीं, इससे पहले ही 16 साल की उम्र अभी दिख रही है, लेकिन इसके पहले से जिस मूर्ति को बनाया गया है और जिस तरह से उसको गढ़ा गया है, वो इसकी कहानी अपने आप में एक अद्भुत है। हम बात कर रहे हैं ग्लोबल लीडरशिप समिट 2021 अवार्ड से नवाजी गई जाह्नवी हमारे साथ हैं। सबसे पहले मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम जाह्नवी है। मैं 16 साल की हूँ और मैं लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पे काम कर रही हूँ। सबसे पहले हम आपसे इनका थोड़ा सा परिचय करा देते हैं कि मुजफ्फरपुर के कटरा प्रखंड के अम्मा गांव के निवासी हैं और इनका पूरा परिवार यहाँ पे रहता है। मुजफ्फरपुर शहर में जगह है, कौन सा जगह है? गन्नीपुर मोहल्ला है और यहाँ पे सभी लोग रहते हैं। सबसे पहले हम पुरस्कार की बात कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशन फाउंडेशन अमेरिका से लगातार 3 बार सम्मानित हो चुकी हैं। मिस टीन इंडिया 2022 व्यूअर्स चॉइस से भी हैं और लैंगिक समानता व पीरियड पर इन्होंने एक बुक भी लिखा है, जिस पीरियड को हम लोग बात करने से घर की लड़कियां अपने गार्जियन से, यहाँ तक कि अपने फ्रेंड से भी संकोच करती हैं, उस पर एक बुक लिखना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। 10वीं कक्षा में लंदन से इन्होंने ग्रेजुएशन किया है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर हैं। भारत रत्न नेल्सन मंडेला के सिद्धांतों को भारत में प्रमुख लीडर जो रह चुके हैं उन्होंने उस पर कार्य किया है। संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन अमेरिका के मैच से स्पीकर, एड्स पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म कनाडा से रिलीज होने वाली है। पीरियड सेक्सुअल राइटर, HIV की एड्स पर इन्होंने अपना खुला विचार रखा है। जिस एड्स की बात कहने से डॉक्टर लोग तो आसानी से कह देते हैं, लेकिन गांव में आज भी इस पर कभी भी बात नहीं होती। उस पर इन्होंने अपना खुला विचार किया है, अपना विचार रखा है। 6 मार्च 2023 को लेट्स इंस्पायर बिहार, जो कि विकास वैभव जी का एक मुहिम है, इसको उसके तरफ से इनको यूथ आइकॉन अवार्ड से IPS विकास वैभव ने सम्मानित किया। 8 नवंबर 2022 को यूनतू लीडर्स एकेडमी पुर्तगाल की ओर से देश के 4 विश्व भर के 47 लोगों को सम्मानित किया गया था। इसमें सबसे कम उम्र की जो लड़की थी वो यही जाह्नवी जी थी। 22 अगस्त 2022 को मिस टीन इंडिया से सम्मानित की गई थी। मासिक धर्म पर लाल धब्बा नामक एक इन्होंने किताब लिखा है। 8 वर्षीय बच्ची दिव्या कुमारी, जिसके पिताजी के मृत्यु होने के बाद उनकी माँ जो है उसको छोड़ करके चली गई। उसको देखने वाला कोई नहीं था, पढ़ाने लिखाने वाला कोई नहीं था। उसको लेकर के इन लोगों ने उस बच्ची का एडमिशन बहुत ही अच्छे स्कूल में कराया है। इसमें इन लोगों का बहुत योगदान है। 6 जुलाई 2022 को बार एसोसिएशन मुजफ्फरपुर के द्वारा इनको सम्मानित किया गया। 15 जुलाई 2021 को ग्लोबल लीडरशिप समिट 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया। 30 जनवरी 2021 को यूएनओ ने गर्ल ऑफ ग्रैंड अवार्ड से सम्मानित किया। इतने सारे पुरस्कार मिलने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? काफ़ी अच्छा महसूस होता है, क्योंकि जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे धीरे धीरे मेरी उम्र बढ़ते गई और ये सारी सफलताएं मिली हैं और आगे भी मिलती रहेंगी ईश्वर की कृपा से, तो काफ़ी अच्छा लगता है। इतने पुरस्कार आपको मिल चुके हैं, लोग जो है एक पुरस्कार के लिए तरसते हैं कि हम भी कुछ अच्छा काम करें जिससे मुझे कोई पुरस्कार मिले, लेकिन आपको तो इतना पुरस्कार मिल चुका है, ये कैसे संभव हो पाया? जी, ये संभव हो पाता है मेहनत के कारण, क्योंकि पुरस्कार आपको तब मिलता है, लोग आपको पुरस्कृत तब करते हैं जब उनको लगता है कि आप उसके लायक हो, आप उस चीज़ को डिजर्व कर रहे हो। तो ये बनाने में काफ़ी समय लगा है। केवल मेरा ही नहीं, मेरे पिताजी का भी, मेरे परिवार वालों का भी इसके पीछे काफ़ी समय गया है, काफ़ी मेहनत गया है। इसीलिए आज मैं शायद इस काबिल हो पाई हूँ कि इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड्स मुझे मिल रहे हैं। तो जिन लोगों को भी, और हमारा मोटिव, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको यही कहूँगी कि हमारा मोटिव कभी भी अवार्ड लेना नहीं होना चाहिए। हमारा मोटिव होना चाहिए मेहनत करना। अगर आप मेहनत कीजिएगा तो अवार्ड तो दुनिया भर से लोग आपको ढूंढ ढूंढ कर देंगे, बुला बुला कर। तो मेहनत करते रहिए, आपको भी बहुत सारे अवार्ड्स मिलेंगे।
वैसा उम्र जो पढ़ने लिखने का के साथ साथ खेलने का भी होता है, लेकिन बच्चे खास तौर पे जो लड़कियां हैं अपने बहुत सारी समस्याओं को लेकर के वे लोग तनाव में रहती हैं या अपने विचार किसी के सामने नहीं रख पाती हैं। और अगर कोई जैसे कि पीरियड्स पीरियड्स को लेकर के यदि उनसे कोई बात करना चाहता है तो वे लोग संकोच करके शर्मा करके भाग जाती हैं। लेकिन आपने एक बुक लिखा है लाल धब्बा, तो उस बुक के बारे में क्या है, किस प्रकार की वो बुक है? जी, तो जो पुस्तक है लाल धब्बा, वो अभी पब्लिश नहीं हुई है, वो हो जाएगी कुछ समय में, उस पर काम चल रहा है अभी। उस किताब को लिखने के पीछे का मेरा यही मकसद था कि आज जो हमारे समाज में जो भ्रांतियां हैं पीरियड्स को घेरे हुए, कि आजकल के आप बुजुर्गों को तो छोड़ दीजिए, आजकल के युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारी है हर एक समस्या को हटाने की, वो तक बात नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा लिखने का मोटिव यही है कि जो लोग भी उस किताब को पढ़ें या फिर जिन तक भी मेरी बात पहुंच पा रही है, वो लोग अपने साइड से कोई ना कोई प्रयास जरूर करें इन सभी गलत बातों को हटाने का। जब हम लोग दुकान पर जाते हैं सैनिटरी पैड खरीदने, तो हम लोग उसे काली पन्नी में लेकर आते हैं, हालांकि लोग दुकान पर जाकर और सिगरेट और रजनीगंधा तो खुलेआम मांग कर लेकर आते हैं। तो फिर उसमें लोगों को शर्म नहीं आती, जो चीज उनके सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन जो वस्तु एक महिला के जीवन का एक अहम भाग है, उसको लाने में इतना शर्म, इतना संकोच हमें क्यों होता है? तो इन सब बातों को कौन खत्म करेगा? हम लोग खत्म करेंगे, हम जैसे युवा पीढ़ी के लोग खत्म करेंगे, या फिर ऐसे लोग खत्म करेंगे जो कहीं ना कहीं अवेयर हैं लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं आकर बोलने की। तो किताब लाल धब्बा जो पुस्तक है, उसमें इन सारी बातों का तो जिक्र किया ही गया है, साथ ही साथ एक औरत के हेल्थ से जुड़ी जितनी भी बातें होती हैं, किस तरह से वो अपना ख्याल रख सकती है, क्या खान पान होना चाहिए, क्या एक्सरसाइज होना चाहिए, किस तरह से मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत होती है, कब खत्म होता है, जितनी भी बातें इससे संबंधित हैं वो सारी उस पुस्तक में मौजूद होंगी। यानी कि ये किताब जो मैंने आप जो लिखे हैं, जी, ये किताब देखा तो लड़की के लिए मतलब एक तरह जीवन दान होगा। बिल्कुल। जो भी लड़कियां पढ़ेंगी या फिर जो भी लड़के, जो भी जी। मनुष्य इस पुस्तक को पढ़ेंगे, जी जी उनको अच्छा ज्ञान मिलेगा, और मैं चाहूंगी कि वो उस ज्ञान का इस्तेमाल कर कर उसका कोई उपयोग कर सके, क्योंकि ज्ञान ऐसे किताबें तो हम लोग बहुत सारी पढ़ लेते हैं जी, लेकिन जी। उसका प्रैक्टिकल यूज नहीं कर पाते। तो अगर उस किताब को पढ़कर हमारी जो युवा पीढ़ी है अगर प्रेरित हो, और साथ ही साथ कोई ना कोई अच्छा काम करे इस सेक्टर में, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, तो फिर काफी बड़ा परिवर्तन हमें हमारे समाज में देखने को मिलेगा। देखिए, आप देख सकते हैं कि जानवी जी कितनी अच्छी बात बताई है। इन्होंने एक ऐसे किताब लिखा है जो भी बस कुछ दिन में मार्केट आने वाला है। मतलब सोचने वाली बात ये है कि इससे मतलब हमारे समाज के अंदर जो बुराई होती है ना, उसको निचोड़ के फेंकने वाली बात होती है कि नहीं? कि समाज के अंदर अभी भी ऐसा होता है, लोग मतलब कि उस बातों से उस चीज़ से लोग घबराते हैं, डरते हैं, समझते हैं कि वो ऐसा होगा, समाज लोग बोलेगा। मगर इन्होंने अपना हर बात विस्तार से लगा लोगों को, ताकि इससे समझने वाली बात है कि हमारे भी घर में भी बहन है, बेटी है, बड़ी हो जाने के बाद बहुत सा होता है गाँव समाज के अंदर में कि ऐसा वैसा, मगर वो चीज़ को छोड़ देना चाहिए। अभी आपने एक फिल्म भी देखा होगा अक्षय कुमार की, पैडमैन ना, उसने भी ऐसे दिखाया था। लोगों ने उसका कई भी आलोचना किया कि ऐसा नहीं होता, मगर सेम देखिए जो हमने सोचा हुआ है। हालांकि हम लोग बहुत दूर से आए हुए हैं और पहली बार जानवी से मिले हैं। और दूसरी बात आपको मालूम है, जिस परिवार में अभी हम लोग आए हैं इंटरव्यू लेने के लिए, ये अजीबो गरीब घर है, मालूम है आपको? घर फेमस, ये भी फेमस, इनके बड़े भाई, छोटे भाई वो भी फेमस, यानी सब लोग अजूबा है। अजूबा घर भी है, अजूबा लड़की लोग भी है, मतलब इनके बच्चे लोग भी अजूबे हैं। इनके पापा से भी मिलेंगे थोड़ी देर में। मतलब बहुत अजीबो गरीब इनके घर है। इनके पिताजी भी यूएनओ के मेंबर हैं जी जी अभी वर्तमान समय में भी। जी जी बिल्कुल। दूसरी बात है कि आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ भेदभाव की भी बातें आती हैं, या भेदभाव बाहर की तो बात बाहर के लोग करते हैं, और लेकिन घर के अंदर जहाँ तक लड़कियों के साथ और महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है, उसको लेकर के आप क्या क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूंगी कि भेदभाव की शुरुआत घर से ही होती है। बिल्कुल। अपने घर की औरतों का सम्मान अगर आप घर में नहीं कीजिएगा तो बाहर की दुनिया तो वैसे भी नहीं करेगी। तो घर में हमारी जो माँ होती है, हमारी जो बेटियां होती है, सम्मान तो हर इंसान का होना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। लेकिन महिलाओं के साथ आमतौर पर काफी ऐसा देखा जाता है कि जो रिस्पेक्ट वो डिजर्व करती है वो उनको नहीं मिल पाता है। जब देखा जाए घर में माता और पिता दोनों होते हैं, पिता ज्यादातर हमारे समाज में पिता बाहर जाकर कमाते हैं और माँ घर को संभालती है, तो पिता को जितनी इज्जत मिलती है शायद उतनी इज्जत माँ के काम को नहीं मिल पाती, क्योंकि मम्मी हम लोग के पास 24/7 अवेलेबल होती है। तो ऐसा सम्मान हमें अपनी महिलाओं को खुद देना होगा, हमें खुद उन्हें महसूस कराना होगा, और ये हम उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ वो डिजर्व करती हैं। ये हर एक इंसान का अधिकार होता है कि उसको समाज से सम्मान मिले, एक डिग्निटी की नज़र से लोग उसको देखें। तो हम ये कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं उनके लिए। अगर हम छोटे छोटे एफर्ट्स भी करें अपनी माताओं के लिए, अपनी बहनों के लिए,
तो इससे उनको खुशी तो मिलेगी ही, साथ उनका जो बेसिक ह्यूमन राइट है जो सबके पास हो, जैसे हम सबके पास अधिकार है शिक्षित होने का, सही हेल्थ लेने का, अच्छे जगहों पर जाने का, अच्छा खाना खाने का, उसी तरह से हम सबका अधिकार होता है कि हम सबको इज्जत मिल सके। तो अगर ये इज्जत हम उनको देंगे, अगर ये भेदभाव जो हमारे समाज में बेटे और बेटी को लेकर है कि ये बेटा है इसको अच्छे, कई ऐसे घरों में मैंने देखा है जहाँ पर माता पिता अगर सक्षम नहीं होते हैं बच्चों को पढ़ा पाने में, तो वो बेटे का एडमिशन करा देते हैं स्कूल में और बेटी का नहीं कराते हैं। मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि ये कि बेटे को एकदम ही हाई फाई स्कूल में डाल देना और बेटी को स्कूल ना भेजने से अच्छा है दोनों को एक लेवल के स्कूल में भेजिए जहाँ पर वो दोनों भी शिक्षित हो जाएं। और जिस घर के दोनों बच्चे, जैसे जिस भी घर में जेंडर इक्वलिटी, आप मेरे घर को एज एग्जाम्पल देख लीजिए जहाँ पर बेटे और बेटी दोनों को समान अधिकार मिला है, तो माता रानी की कृपा से कितना आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ऐसे ही अगर आप भी अपने बेटे और बेटी को समान अधिकार देंगे, उनको समान शिक्षा देंगे, समान हेल्थ राइट्स देंगे और कभी भी अपने मन में कोई भेदभाव नहीं लाएंगे उनके प्रति, तो आपके बच्चे भी काफी अच्छा करेंगे। ये स्पेशली मैं पेरेंट्स से कहना चाहती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स ही इनइक्वालिटी का कारण बनते हैं, वही अपने बच्चों में फर्क कर देते हैं, भेदभाव कर देते हैं। तो अगर आप ये फर्क बंद कर दीजिएगा तो आपके बच्चे भी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि हम लोग तो बराबर देखते रहते हैं, हर एक घरों में हम लोग को जाना होता है और देखते हैं कि बच्चे जिस तरह से, अगर कोई लड़की है तो सरकारी स्कूल में पढ़ेगी और लड़का है तो सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों में पढ़ेगा। तो इस तरह की जो भेदभाव हो रहे हैं खास करके हमारे बिहार में, और ये तो पूरे इंडिया में ही होती है लेकिन हमारे बिहार में सबसे ज़्यादा भी हो रही है। तो इसको लेकर के भेदभाव को बंद करना पड़ेगा और तभी कहीं ना कहीं हमारा जो बिहार जो कि ज्ञान और नालंदा की भूमि हुआ करता था उसमें परिवर्तन आएगा। और उसी तरह से जिस तरह से अमेरिका, फ्रांस, लंदन के लोग आगे बढ़ रहे हैं और आप हमारे बीच और आप हमारे साथ में देख सकते हैं जानवी, जिन्होंने अपने विचार को खुले तरीके से रखा है कि भेदभाव किस तरीके से अपने घर के अंदर हो रहा है। तो इसको भी ठीक करना होगा और कहीं ना कहीं हमारे जो गार्जियन हैं या बच्चे को जो गार्जियन हैं वही इसको ठीक कर सकते हैं। अच्छा, आपको जो है यूनाइटेड नेशंस फाउंडेशन के द्वारा 3 बार सम्मानित किया गया है, ये कैसे संभव हुआ? ये संभव हुआ, मुझे संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन अमेरिका से लगातार 3 बार सम्मानित किया गया लैंगिक समानता के क्षेत्र में। कि जिस तरह से मैं काफ़ी कम उम्र से लैंगिक समानता के क्षेत्र में एडवोकेसी का काम कर रही हूँ, लोगों को जागरूक करने का काम कर रही हूँ, इसी बात को उन लोगों ने सराहा और मुझे अप्रिशिएट किया और ये अवार्ड मुझे लगातार 3 बार मिला। तो एक तरह से मैंने एक हैट्रिक भी लगाई है वहाँ पर 2020, 2021 और 2022 में। चलिए, आपने 3 बार इससे सम्मानित, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई मेरे लाइट ऑफ इंडिया चैनल की तरफ से भी। अच्छा, आपने 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई जो है लंदन से आपने उसमें ग्रेजुएशन किया है? नहीं, ग्रेजुएशन की जो डिग्री है वो मुझे वहाँ से सम्मान में दी गई। जैसे कैसे डॉक्टरेट दिया जाता है, कोई इंसान अगर अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ बन जाते हैं, तो उसी तरह से जो मेरा फील्ड है मेंस्ट्रुअल सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसको लेकर लंदन की एक अकेडमी है ग्लोबल चेंज मेकर्स, वहाँ से मुझे ग्रेजुएशन की डिग्री से सम्मानित किया गया था जब मैं क्लास 10th में थी तब। अच्छा, अगला मेरा क्वेश्चन है कि अभी भेदभाव की बात हो रही थी, तो भेदभाव कहीं न कहीं नेल्सन मंडेला के साथ भी हुआ था रंग भेद को लेकर के, तो उसको लेकर के आपका क्या विचार है? उनको लेकर मेरा यही विचार है कि जो भेदभाव उनके साथ किया गया था उसी ने शायद उनको इतना मजबूत बनाया कि वो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बनकर उभरे और एक पूरी दुनिया को उन्होंने एक मिसाल दिया कि भेदभाव करने से, किसी का रंग गोरा या काला होने से, उन्होंने यही हम लोगों को सिखाया कि आपका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो आप कैसे हैं इस बात को डिफाइन नहीं करता है। नेल्सन मंडेला जी ने हम सबको एक सबसे बड़ी सीख दी कि हम सब जितने भी मानव इस धरती पर रह रहे हैं, हम सब एक ह्यूमन फैमिली के हैं, एक ही पेड़ है और उसी पेड़ के हम पत्ते हैं। इसमें ना कोई जात है, ना कोई संप्रदाय है, ना कोई धर्म है, ना कोई गोरा काला है, कुछ भी नहीं है। हम सब बस एक ह्यूमन फैमिली है, हमें इन सब के तरह रहना चाहिए। और इनकी जो बातें हैं, इनके सिद्धांतों पर चलने वाली ही अकेडमी है उबुंटू लीडर्स अकेडमी, जो कि पुर्तगाल की एक अकेडमी है। उनके द्वारा दुनिया भर से 47 लोगों को चुना गया था, जिसमें से मैं एक थी, और वहाँ हमें सिखाया गया कि कैसे उनके सिद्धांतों को लेकर हम अपने जीवन में भी काफ़ी बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। और हमारे समाज के लोग भी अगर ये बात समझ जाए, जितना आज धर्म के नाम पर लोग लड़ते हैं, जाति के नाम पर लोग लड़ते हैं, वो लड़ाई बंद हो जाएगी जिस दिन हम लोग ये समझ जाएंगे कि हम सब एक ही हैं, हम सब कहीं कोई अलग अलग नहीं है, हम सब एक जैसे हैं। अगला मेरा क्वेश्चन है कि एड्स पर भी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है कनाडा से रिलीज होने वाली है, हो चुकी है ऑलरेडी, तो उस फिल्म में क्या दिखाया गया है? पिछले साल ही 1 अगस्त को वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म कनाडा से रिलीज की गई। विश्व एड्स सम्मेलन हर साल कोई ना कोई देश आयोजित कराता है। पिछले वर्ष कनाडा ने उसकी मेजबानी की थी।
तो वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई गई थी उसको दिखाने का यही मकसद था कि HIV एड्स को लेकर जो भी हमारे समाज में भ्रांतियां हैं, जो भी गलत बातें हैं कि एड्स छुआछूत की बीमारी है या फिर एड्स एक लाइलाज बीमारी है, और लोग जिन लोगों को एड्स हो जाता है वो खुलकर बोल नहीं पाते हैं डॉक्टर के पास क्या, समाज में लोग उनको एक नीची दृष्टि से देखते हैं। इन्हीं सब बातों को दूर करने के लिए और साथ ही साथ विश्व भर की सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए, क्योंकि इस सम्मेलन में 47 देश के राष्ट्राध्यक्ष भी मौजूद हुए थे ताकि वो कुछ फंड्स की बढ़ोतरी कर सकें और HIV एड्स पर जो काम हो रहा है वो धरातल पर और अच्छे से हो सके, इसीलिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई थी। जो भी हमारे दर्शक इस फिल्म को देखें, ये लोग इस फिल्म को देखें, लेकिन केवल देखने से नहीं होगा, देख करके उसको समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे समाज में किस तरह के लोग रह रहे हैं या HIV से कैसे बचा जा सकता है। पीरियड सेक्सुअल के भी आप राइटर हैं, तो एक लाल धब्बा आपने किताब लिखा है, उसके अलावा भी आपने कोई किताब लिखा है? ये मेरी पुस्तक है, इसका नाम है शीरोज ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। तो इसका जो शीर्षक है, इसका ये अर्थ हुआ कि कैसे लड़कों को इंग्लिश में ही से संबोधित किया जाता है और ही से उनको हम हीरो कहते हैं और लड़कियों को हीरोइन कहा जाता है। तो अगर लड़कियों को शी से अगर शीरोज कहा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा, काफ़ी ज़्यादा इनकरेजिंग होगा उनके लिए। और जो आगे का नाम है ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स, इसका ये अर्थ है कि ये जो हमारी पावरफुल लड़कियां हैं, ये जो हमारी शीरोज हैं, ये उन सभी रूढ़िवादियों को तोड़ रही हैं, ये उन सभी गलत धारणाओं को तोड़कर आगे बढ़ रही हैं। इस बुक को मेनली 2 पार्ट्स में लिखा गया है। पहले पार्ट में लैंगिक समानता से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं जो हमारे दिन अपने आमतौर जीवन में देखते हैं उनका जिक्र है, और आधी पुस्तक में एक लड़की की मोटिवेशनल स्टोरी लिखी गई है जिसका नाम रहता है गंगा, और काफ़ी छोटे से परिवार से आकर और वो काफ़ी ऊंचाइयों तक जाती है, तो उसकी कहानी भी इस पुस्तक में लिखी गई है। 6 मार्च 2023 को लेट्स इंस्पायर बिहार, जो कि बिहार के सबसे चर्चित ईमानदार IPS श्री विकास वैभव जी का एक कार्यक्रम है, जिसमें कि जो भी बिहार के यूथ हैं उनको लेकर के बिहार के यूथ को कैसे आगे बढ़ाया जाए, आपको यूथ आइकॉन अवार्ड से उन्होंने सम्मानित किया था। तो कैसा लगा था उनसे मिलकर के? काफ़ी अच्छा लगा था। विकास वैभव जी काफ़ी एक क्रांतिकारी मनुष्य हैं। जिस तरह से वो बिहार के युवाओं को और उन सभी लोगों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, जो हमारे बिहार को, जो इतिहास हमारे बिहार का रह चुका है, जो गौरवशाली इतिहास रह चुका है, उसको वो हमारे बिहार का भविष्य बनाना चाहते हैं। इन्हीं कारण से उन्होंने लेट्स इंस्पायर बिहार का गठन किया। उनके तरफ से मुझे यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। काफ़ी अच्छा लगा जब मैं उनसे मिली और देखा कि किस तरह से वो हम जैसे युवाओं को और बिहार की जो भी महिलाएं, क्योंकि ये महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था, 8 मार्च को महिला दिवस होता है, तो मैं बाकी सभी महिलाओं से भी मिली जो हमारे बिहार के लिए कुछ अच्छा कर रही हैं। तो मैं यही कहूँगी कि लेट्स इंस्पायर बिहार एक ऐसी मुहिम है जो काफ़ी अच्छा परिवर्तन ला रही है हमारे समाज में। उयुन्नतु लीडर्स एकेडमी, जो कि पुर्तगाल की एक संस्था है, उसमें देश के 4 समेत विश्व के 47 लोगों को सम्मानित किया गया था। उसमें सबसे कम उम्र की जो जिनको सम्मानित किया गया था उसमें आप थी जी। तो कैसा लग रहा था वहाँ पे? काफ़ी अच्छा लगा। और उबुंटू लीडर्स एकेडमी जो कि नेल्सन मंडेला जी के सिद्धांतों पर चल रही है, वो दुनिया को सिखाने का काम कर रही है कि कैसे उनके सिद्धांतों को मानकर हम अपने जीवन में एक परिवर्तन ला सकते हैं, और उनके द्वारा मुझे सम्मानित किया गया। काफ़ी खुशी मिली। एक बच्ची थी दिव्या कुमारी नाम की, और उसको जो है उसके पिताजी जो उनकी डेथ हो गई थी, तो उनके देहांत के बाद से उनकी माँ जो है उनको छोड़ करके चली गई थी, जिसको लेकर के आप लोगों के द्वारा, आपके पिताजी और आप लोगों के द्वारा उस बच्ची को एडमिशन दिलाने में बहुत भरपूर प्रयास किया गया और एडमिशन उनका हो भी गया। तो उसकी क्या कहानी है? उसकी यही कहानी है कि दिव्या एक 8 साल की लड़की है जिसके पिताजी का देहांत हो गया था, और देहांत के उपरांत उसकी जो माँ थी उसने अपने बच्चे का साथ देने से साफ इनकार कर दिया और वो अपनी छोटी सी बच्ची को छोड़कर चली गई। उसके बाद से दिव्या के दादा और दादी उसका पालन पोषण कर रहे हैं, और क्योंकि दिव्या को पढ़ाई में काफ़ी इंटरेस्ट है, वो पढ़ना चाहती है वो बच्ची, और उसके दादाजी भी काफ़ी एक्टिव है, उनको पढ़ाना चाहते हैं अपनी पोती को। तो उन्हें कहीं से पता चला हमारे बारे में, हमारी संस्था के बारे में, और वो मदद मांगने के लिए आए थे कि केवल 1 महीने की फ़ीस की मदद हमारे तरफ से अगर कर दी जाए तो उसे स्कूल से नहीं निकाला जाएगा। ऐसे टाइप की मदद वो हमसे चाहते थे। तो जब हम लोगों ने दिव्या से हम लोग जब मिले, उस छोटी सी बच्ची से, काफ़ी प्यारी बच्ची है, काफ़ी प्यारे से मुस्कान के साथ हमसे मिली, और इतना अच्छा लगा उससे मिलकर, उससे बात कर उसने यही कहा कि दीदी हम पढ़ना चाहते हैं, हम दादा दादी के लिए अच्छा घर बनवाना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं। तो उससे मिलकर इतनी खुशी हुई कि जो हमारी संस्था है
हम लोगों ने उसके एजुकेशन को स्पॉन्सर कर दिया क्लास 12th तक, कि क्लास 12th तक उसकी पढ़ाई में जो भी खर्च आएगा वो हमारी तरफ से दिया जाएगा और वो बच्ची पढ़ सके, कुछ कर सके, क्योंकि उसके अंदर जो लगन है, छोटे बच्चे, 8 साल की बच्ची को क्या ही अक्ल होता है, लेकिन उस छोटी सी उम्र में जितने उत्साह के साथ उसने हमसे बात की, काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए हमने उसकी एजुकेशन को स्पॉन्सर किया और आज वो स्कूल भी जाती है। और स्कूल जाने के साथ साथ जो स्कूल में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कराई जाती है जैसे डांसिंग, पेंटिंग, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है और हमको वीडियोस भेजती है व्हाट्सएप पर देखने के लिए। तो काफ़ी अच्छा लगता है कि एक छोटी सी बच्ची हमारे कारण कुछ कर पा रही है। ये तो आप जो ये नेक काम कर रहे हैं, आप भी अच्छे नाम पे भी हैं, बच्चे लोग को इतना अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं, तो मतलब ये बहुत बड़ी बात है आप लोग जी जी कि नेक काम कर रहे हैं आप। और अब इससे देख सोचने वाली बात है कि आप किसी के हक में अच्छा काम करें, इसीलिए भगवान आपके साथ में है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। आज भगवान आपके साथ में, इसलिए आप भी अच्छे जा रहे हैं। आपके पापे भी देखिए कितना फेमस है, आपके छोटे भाई भी हैं, इसलिए हर आदमी को सोच रखना चाहिए कि एक दूसरे का भला करना चाहिए। भगवान ने हम सबको धरती पर इस मकसद के साथ ही बिल्कुल। भेजा है कि हम दूसरों का भला कर सकें और समाज के कल्याण करना। हम कोई एक्स्ट्रा काम फिर समाज के लिए नहीं कर रहे, ये हम सबका दायित्व है, हमारा ये फर्ज हक बनता है हमारा बनता कि है। अगर हम कुछ पढ़ लिख लिए हैं, अगर हमें कुछ पता है, तो समाज के अगर 1-2 लोग भी हमारे कारण अगर सुधर जाएं जी। तो भगवान ने जो हमें भेजा वो मकसद भगवान का भी पूरा हो जाएगा धरती पर भेजने का। तो जो लोग भी सुन रहे हैं, जो लोग भी देख रहे हैं, उनको यही कहूंगी कि आप भी अपने तरफ से समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप करोड़ों का डोनेशन दे दीजिए, आप बड़ी सी संस्था खोल दीजिए, आप बहुत सारे बच्चों को पढ़ाइए। अगर हर इंसान भी अगर छोटा छोटा प्रयास करे तो काफी बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है हम लोगों को। बिल्कुल राइट। इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। दोस्तों, जो भी लोग फेमस हो जाते हैं या किसी बड़े पद पे चले जाते हैं या जिनको कोई छोटा मोटा पद भी मिल जाता है, उन लोगों को अपने आप में बहुत गुमान हो जाता है। वे अपने से छोटे लोगों को, या अगर कोई गरीब व्यक्ति आ जाए या कोई अगर मदद मांगने आ जाए, तो यहाँ तक कि वे लोग मिलने से भी इनकार कर देते हैं। लेकिन इन्होंने एक छोटी सी बच्ची जो कि केवल 8 साल की बच्ची थी, उसको पढ़ाने के लिए इन लोगों ने पहल किया और आज उस बच्ची जो है 12वीं क्लास तक की पढ़ाई उसकी जो है पूरी तरह से निःशुल्क कर दिया गया है। इसको लेकर के बहुत बड़ा कार्य किया गया है, एक बहुत बड़ा सामाजिक कार्य है। और हम लोग बिहार बदलने की बात करते हैं, हमारे बहुत से लोग बिहार बदलने की बात करते हैं, लेकिन केवल कहने के लिए होता है। लेकिन वास्तव में अगर किसी ने इस कार्य को करने का कार्य किया है तो हमारी बिहार की बेटी जानवी ने किया है। इसको लेकर के भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। 15 जुलाई 2021 को ग्लोबल लीडरशिप समिट 2021 अवार्ड से भी आपको सम्मानित किया गया। ये अवार्ड संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन की तरफ से मुझे मिला था वर्ष 2021 में। तो किस चीज को लेकर? लैंगिक समानता को लैंगिक लेकर समानता कि को लड़के लड़कियों में जो भेदभाव है उसको दूर करने के लिए। 30 जनवरी 2021 को यूएनओ ने आपको गर्ल ऑफ ग्रैंड अवार्ड से भी सम्मानित किया था। ये पहली बार था जब मुझे वहाँ से सम्मान मिला था संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन से। और मेरे सम्मान समारोह में वहाँ की जो पूर्व महिला थी वो भी मौजूद थी, जैसे कि मिशेल ओबामा जी मौजूद थी, हिलारी क्लिंटन जी मौजूद थी, प्रियंका चोपड़ा जी मौजूद थी, मलाला यूसुफजाई मौजूद थी। इनके बीच में मुझे सम्मानित किया गया था। अच्छा मैम, आप जो मिले प्रियंका चोपड़ा से, कैसा उसमें आपको फील हुआ? ये वर्चुअल मीट था, हम लोग वर्चुअली जुड़े थे क्योंकि तब कोविड बहुत हाई पीक पे था। अच्छा, और कोविड क्योंकि मेरा मेन काम था वो कोविड के बाद ही स्टार्ट हुआ, तो इतना मिलना जुलना काफी हो नहीं पाया और सब कुछ ऑनलाइन हो गया, तो ऑनलाइन ही हम लोग सब मिले थे। चलिए ऑनलाइन मगर बात हुई उनसे ना? जी जी जी। देखिए, अच्छा, एक क्वेश्चन और भी पूछेंगे कि घरों के अंदर जो बच्चे होते हैं, जी बच्चियों के अंदर तो शादी को लेकर के उनको दबाया जाता है और उनके ऊपर एक प्रेशर दिया जाता जी है। जी। लेकिन कहीं न कहीं हमारे बीच के जो बच्चे हैं, बच्चे भी आजकल मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं। तो जो भी हमारे गार्जियन इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि हमारे जो बच्चे हैं और मानसिक प्रताड़ना और भेदभाव का शिकार हो रहे हैं? बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो पढ़ने में थोड़ा सा वीक तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनको समस्या होता है, चाहे वो मेंटली रूप से हो या फिर शारीरिक रूप से हो, और वे लोग पढ़ नहीं पाते हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं माता पिता को ये संदेश देना चाहूँगी कि अपने बच्चों की तुलना करना बंद कर दीजिए। बच्चे मानसिक तनाव में कब जाते हैं? आज की जो हमारी यूथ जनरेशन है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रही है, एंग्जाइटी में जा रही है, उनको डर लगता है, कई बच्चे तो अपना जीवन तक खत्म कर देते हैं। तो माता पिता के लिए एक संदेश रहेगा मेरा कि अपने बच्चों से बात करना शुरू कीजिए। बच्चे और माँ बाप के बीच का ये जो गैप हो जाता है ना कि जब वो बात नहीं कर पाते आपस में, बच्चे को अगर किसी ने कुछ कह दिया, बच्चा सोचता है मम्मी को बताएंगे, पापा को बताएंगे तो ये लोग और उल्टा डांटेंगे,
और माँ बाप भी अपने व्यस्त जीवन में से इतना समय नहीं निकाल पाते कि बच्चों से बैठकर बात कर सके। तो अगर माता पिता और बच्चे आपस में बैठकर बात करेंगे, अपनी समस्याओं को एक दूसरे से साझा करेंगे, तो कहीं ना कहीं बच्चों का तनाव भी कम होगा। और माता पिता से खास तौर पर कहूंगी कि अपने बच्चों की तुलना करना बंद कीजिए कि उनके बेटे ने ऐसा किया, उनकी बेटी ने वैसा किया, तो तुम भी करो। आप अपने बच्चे की प्रतिभा को देखिए ना, कि हो सकता है कि किसी का बच्चा पढ़ाई में काफी अच्छा होता है, किन्हीं का बच्चा डांसिंग में अच्छा होता है। तो जरूरी नहीं है कि हर बच्चा एक जैसा हो, हर बच्चा पढ़ाई में ही टॉप करे, फिर बाकी काम कौन करेगा। तो माता पिता से कहूंगी कि बच्चों का तुलना करना बंद कीजिए। और ये बहुत होता है, आमतौर पर हम देखते हैं कि अगर किसी के बच्चे ने टॉप कर लिया तो माता पिता अपने बच्चे को डांटते हैं कि तुम क्या कर रहे थे, उनका बच्चा तो टॉप कर गया। तो माता पिता से यही कहूंगी, तुलना करना बंद कीजिए, बच्चों की बात को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारा जो जनरेशन है वो अब बदल गया है। हम लोग सोशल मीडिया के जनरेशन वाले बच्चे हैं। आमतौर पर हम ऐसी कई चीजें देखते हैं हमारी जिंदगी में जो शायद इस उम्र के बच्चे, जब हमारे माता पिता इस उम्र में थे तब वो नहीं देख पाए थे, क्योंकि सोशल मीडिया तब इतना डेवलप नहीं था। तो अपने बच्चों से बात करने की कोशिश कीजिए। और बच्चों से कहूंगी स्पेशली कि कभी भी डिप्रेशन में मत जाइए, एंग्जाइटी में मत जाइए। हमेशा एक बात को समझिए कि आप कुछ कर सकते हैं, आपको भगवान ने भेजा है तो किसी मकसद के साथ भेजा है, उस मकसद को ढूंढिए, अपने काम को पहचानिए। और ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा परफेक्ट हो। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। अगर हम परफेक्ट हो जाएंगे तो हम भगवान बन जाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आप ज़बरदस्ती पढ़ाई करें। आपका जिस काम में मन लगता है आप उस काम को करें, लेकिन टाइम वेस्ट ना करें। हमारी जो जनरेशन है वो टाइम बहुत वेस्ट करती है। हम लोग 2-3 घंटे रील्स खिसका लेते हैं और हमें टाइम का अंदाज़ा नहीं मिल पाता है। तो मैं यही कहूँगी बच्चों से कि अपने टाइम को पहचानिए और कभी भी डिमोटिवेट मत होइए दूसरों को देखकर। किसी को सफलता करता हुआ देख रहे हैं तो उसको देखकर मोटिवेट होइए कि मुझे भी सफल बनना है। ये नहीं कि वो सफल हो गया, मैं पीछे रह गया, मैं पीछे रह गई। ऐसी बातों को मन में लाइएगा तो कभी आगे नहीं बढ़ पाइएगा, हमेशा दूसरों को ही देखते रह जाइएगा। तो बच्चों से कहूंगी माता पिता का सम्मान भी करें, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, अपनी स्किल्स पर ध्यान दें। और माँ बाप से कहूंगी कि बच्चों को समझने की कोशिश करें, उनकी तुलना करना बंद करें। बहुत अच्छी बात कही है कि जो भी माता पिता भेदभाव कर रहे हैं उनको अपने बच्चों के साथ भेदभाव करना बंद करना चाहिए। और अच्छा, सोशल मीडिया जो कि आज घर घर में पहुंच चुका है और बच्चे जो है सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं कि अपनी पढ़ाई लिखाई को छोड़ करके जो एक काल्पनिक दुनिया होती है उसमें वे लोग व्यस्त हो गए हैं। अपने आप को उन्होंने इतना व्यस्त कर लिया है कि वास्तव में क्या सही है क्या गलत है इससे वे लोग बहुत दूर हो गए हैं। तो इसको लेकर के बहुत सारे बच्चे जो है डीमोटिवेट हो जाते हैं या ऐसे चीज़ देखते हैं जो उनको नहीं देखना चाहिए और जिस उम्र में नहीं देखनी चाहिए वे चीज़ वे लोग उस उम्र में देखते हैं। तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि हाँ, हमारी जनरेशन सोशल मीडिया वाली जनरेशन है। आपको हर बच्चे की इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी आज के दौर में मिल जाती है। और इस कारण से क्या होता है ना कि सोशल मीडिया पर जाने के बाद उनको अनवांटेड कभी कभी हेट मिल जाता है। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो वो सोचते हैं कि चलो हम रील्स बनाते हैं, हम यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट करते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पेशेंस की कमी होने के कारण वो चाहते हैं कि 1 महीने में हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाए, 1 मिलियन फॉलोअर हो जाए, हम भी सक्सेसफुल बन जाए। और इसी कारण से जब वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनको लगता है कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम तो पढ़ ही नहीं सकते। तो सोशल मीडिया की जनरेशन वाले बच्चों में पेशेंस की बहुत कमी होती है। हम लोग 2 मिनट मैगी नूडल्स वाले बच्चे हैं, हम लोगों को हर काम 2 मिनट में चाहिए होता है। और इसी पेशेंस की कमी के कारण आज हमारी युवा इतना पीछे जा रही है। तो मैं बच्चों से यही कहूंगी कि सोशल मीडिया पर होना बुरी बात नहीं है, उसका गलत इस्तेमाल करना बुरी बात है। अगर आप सोशल मीडिया पर हैं, अगर वहां से अगर आप अच्छा खासा अर्न कर ले रहे हैं, अगर वहां करके अगर आप कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं वहां पे, तो बिल्कुल अपना टाइम दीजिए। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं जो लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं अच्छी अच्छी, जो बच्चे हैं कम उम्र से ही शुरू करते हैं। तो अगर आप वो कर रहे हैं तो कीजिए, अच्छा है, हो सकता है आपको उसी फील्ड में सक्सेस मिल जाए। लेकिन अगर आप सिर्फ वो हैं जो दूसरों की वीडियोस को देख रहे हैं, खुद कुछ नहीं कर रहे, खुद कुछ सीख नहीं रहे, वहां से बेमतलब की डांस की रील्स देख रहे हैं, बेमतलब की वीडियोस देख रहे हैं, तो फिर उसको करना बंद कीजिए। वो आपको कुछ भी नहीं देगा। अगर आप उसी चीज़ को, अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर खुद को कुछ ज्ञान दे रहे हैं, अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं वहाँ से, आज यूट्यूब पर क्या नहीं है, यूट्यूब पर हर कुछ है। आप जो चाहते हैं, आपको जैसा ज्ञान चाहिए, आपको जो सब्जेक्ट का नॉलेज चाहिए, आपको हर कुछ मिल जाएगा यूट्यूब पे। तो उसको अच्छे वे में कंज्यूम कीजिए ना, उस पर अपना टाइम वेस्ट कर आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। माता पिता के पैसे ही बर्बाद हो रहे हैं आपके पढ़ाई के ऊपर। और सबसे कीमती चीज़ जो पैसा कभी नहीं खरीद सकता, आपका समय, वो जा रहा है उसके पीछे। तो उस चीज़ के पीछे मत भागिए, बेमतलब का डिप्रेशन में मत जाइए। हम लोगों को डिप्रेशन लेने का शौक हो गया आजकल, बिना बात के लोग डिप्रेस हो जाते हैं कि उसने ऐसे बोल दिया बुरा लग गया, उसने वो कर दिया बुरा लग गया। तो इसके पीछे मत जाइए। आप जितना परेशान होने का कारण ढूंढिएगा ना, दुनिया आपको उतना परेशान होने का कारण देगी।
तो खुश रहना सीखिए, कुछ चेयरफुल रहिए। यूथ का क्या मतलब होता है, हर टाइम एक्टिव रहे, 24 घंटे कुछ ना कुछ क्रिएटिव सोचे, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करे, तो वो कीजिए और अच्छे से अपनी ज़िंदगी को जिए। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि जो भी बच्चे सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं और अपनी काल्पनिक दुनिया में खो गए हैं, काल्पनिक दुनिया से उनको रियल वाली दुनिया में आना पड़ेगा और रियल लाइफ के से निकल करके उनको रियल लाइफ में आना पड़ेगा, तभी आप कहीं ना कहीं अच्छा कुछ कर सकते हैं। वीडियो गेम जो कि आज के समय में बहुत सारे बच्चे उसको देख रहे हैं और वीडियो गेम उसमें खेल रहे हैं, जी। तो उसको लेकर के आपका क्या विचार है वीडियो गेम को? चाहे वीडियो गेम्स चाहे मोबाइल फ़ोन के गेम, जैसे पबजी हो गया, फ्री फायर हो गया, पता नहीं कौन कौन से गेम, मुझे पता भी नहीं है उतना, जो बच्चे खेल रहे हैं वो खेल कर उनको कुछ नहीं मिल रहा है। केवल हाँ, अगर आप अपने बिजी शेड्यूल, अगर आप सुबह से शाम तक स्कूल में थे, कोचिंग में थे और आधा घंटा आप खुद को रिफ्रेश करना चाहते हैं तो खेलिए, कोई बुरी बात नहीं है उसको खेलने में। लेकिन वीडियो गेम खेलने के कारण क्या हो रहा है ना कि बच्चों का दिमाग उतने ही दूर में बंद के रह गया है। पहले के ज़माने में बच्चे बाहर खेला कूदा करते थे, दोस्तों से मिला करते थे और मजबूत होते थे, उनका फिजिक जो था वो मजबूत होता था। और आजकल के बच्चे कितने कमज़ोर हो गए हैं, क्योंकि उनकी दुनिया जो है बस उसी मोबाइल फ़ोन में और लैपटॉप में सिमट कर रह गई है। आप किसी बच्चे से अगर समाज के बारे में पूछिए तो आजकल के बच्चों को सामाजिक ज्ञान नहीं होता, उनको पता ही नहीं है कि समाज के क्या फैक्टर्स हैं, वो जिस समाज में रह रहे हैं वो कैसा समाज है, उनको कुछ भी नहीं पता होता है। हाँ, आप 10 वीडियो गेम का नाम निकलवा लीजिए उनके मुँह से, उनको सब पता होगा। तो गलत नहीं है वीडियो गेम्स खेलना, आप गेम्स खेलिए, आप खुद को एंटरटेनमेंट भी तो एक अच्छा, खुद को रिफ्रेश करने के लिए एंटरटेनमेंट भी तो उतना ही ज़रूरी है, तो खुद को एंटरटेन भी कीजिए, लेकिन अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। ये जो टाइम है आपकी लाइफ का, ये गोल्डन टाइम है, ये कभी लौट कर नहीं आएगा। एक बार जो समय आपका बीत रहा है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं कोई गार्जियन नहीं, मैं पढ़ाई के लिए कहूँगी आप सिर्फ पढ़ाई ही कीजिए। पढ़ाई होता है, बहुत बच्चों से नहीं हो पाती पढ़ाई, उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता है। हम लोगों ने तारे ज़मीन पर मूवी देखी है कि किस तरह से वो बच्चा पढ़ नहीं पाता है, लेकिन कितना क्रिएटिव वो, कितना आर्टिस्टिक वो बच्चा होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे तो आप फेल्योर हैं, आप जो कर पा रहे हैं आप वही कीजिए, उसको अच्छे से कीजिए और हमेशा ये कोशिश कीजिए कि आपके काम का एक प्रभाव समाज पर भी अच्छा पड़े। तो वीडियो गेम्स खेलना बुरी बात नहीं है, खेलिए, लेकिन एक टाइम लिमिट के साथ खेलिए कि आज आधे घंटे ही खेलना है, आज 45 मिनट्स ही खेलना है। और वीडियो गेम को अवॉइड करके बाहर जाने वाले जो खेल कूद होते हैं उसमें इन्वॉल्व करिए खुद को। क्रिकेट खेलिए, बैडमिंटन खेलिए, हॉकी खेलिए, कबड्डी खेलिए, कुछ ऐसा खेलिए जिससे आपके बॉडी का भी मूवमेंट हो। और आजकल देखा जाता है कि कम उम्र में बच्चों को डायबिटीज़ हो जा रहा है, कम उम्र में बच्चों को थायराइड हो जा रहा है बढ़ते वेट के कारण। तो ये सब प्रॉब्लम्स आपको कम होंगी जिम जाकर, और प्रोटीन और पाउडर पीने से अच्छा है कि खेल कूद में खुद को इन्वॉल्व कीजिए और अपने हेल्थ को अच्छा बनाइए। बिल्कुल। जो भी बच्चे वीडियो गेमिंग खेलते हैं उनको वीडियो गेमिंग भी खेलें, लेकिन जो भी बॉडी वर्क होता है या बॉडी आपका जिसमें ज़्यादा मूवमेंट हो वैसा खेल उनको खेलना चाहिए। ये तो हो गई जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं। अब हम आते हैं कुछ आपके पर्सनली बातों पर। जी आपको कहाँ से इतना स्टिमुलस मिलता है? जी जी। अ, ये मोटिवेशन जो है ये काम करने की, ये हमारे समाज को देखकर ही मिलता है। जब भी मैं हमारे समाज में देखती हूँ कि कोई भी औरत अगर पीड़ित है, अगर किसी भी तरह से उसका शोषण किया जा रहा है, तो मोटिवेशन मिलता है कि कुछ ऐसा करना है जिससे ये सब बंद हो हमारे समाज में। और सबसे बड़ा मोटिवेशन का सोर्स मेरे पेरेंट्स हैं। मेरा छोटा भाई है जो उम्र में मुझसे काफ़ी छोटा है, लेकिन जितना एक्टिव वो इस उम्र में है, जिस उम्र में बच्चे अमूमन सड़कों पर घुमा करते हैं और फ़ोन चलाया करते हैं, उस उम्र में बच्चा इतना काम कर रहा है। और साथ ही मेरे पेरेंट्स जिन्होंने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है, तो उनके ही कारण मुझे ये मोटिवेशन मिल पाती है। आप जब 5 वर्ष की रही होंगी, जी। उस समय का तो आपको कुछ याद नहीं रहा है, लेकिन आपने जब अपनी ज़िंदगी को शुरू किया या जब से आपका होश रहा, जी उस समय से आप अभी तक आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है और किस तरह के संघर्ष आ रहे हैं जीवन में? पढ़ाई तो मैं बोलूँगी, पढ़ाई में मैं उतनी अच्छी हूँ नहीं, पढ़ाई बस कर लेती हूँ, साथ साथ वो भी चल रहा है। अभी जस्ट मेरे 12th बोर्ड्स के एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं अभी इसी 18 तारीख को। तो पढ़ाई बचपन से ही चली है, माता पिता ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ा है पढ़ाई में भी। काफ़ी अच्छे स्कूल में हम दोनों को पढ़ाया गया है, काफ़ी अच्छा एजुकेशन दिया गया है। और उस एजुकेशन के अलावा जो एजुकेशन हमारी लाइफ में काम आएगा, क्योंकि पापा कहते हैं कि ज़िंदगी हर रोज़ आपका एग्ज़ाम लेती है और ज़िंदगी के एग्ज़ाम में किताबों का सिलेबस नहीं आता, ज़िंदगी हमेशा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन ही पूछती है। तो हमारे घर पे उस एग्ज़ाम पर ज़्यादा फोकस दिया गया है बचपन से ही। हम दोनों भाई बहन को साथ में बिठाकर सामाजिक बातें ज़्यादा बताई गई हैं, जिस कारण से आज हम अपने समाज को इतना बेहतर समझ पा रहे हैं। तो माता पिता ने वो एजुकेशन हमें ज़्यादा दिया है। पढ़ाई भी चली है, पढ़ाई भी अच्छी खासी चली है, और पढ़ाई का भी एक योगदान होता है जीवन में। जो बच्चे ये कहते हैं कि पढ़ाई बिल्कुल ही किसी काम की नहीं है, ऐसा नहीं है।
शिक्षित होना भी ज़रूरी है। अगर आप शिक्षित होइएगा तो आपको चीज़ों को देखने का, चीज़ों को समझने का एक अच्छा तरीका समझ में आएगा। क्योंकि हम स्कूल में जाते हैं, हमें वहाँ पे डिसिप्लिन सिखाया जाता है, हमें वहाँ पर बहुत सारी बातें सिखाई जाती हैं। तो पढ़ाई और काम दोनों हमेशा से साथ साथ में चला है। कितने घंटे आप पढ़ाई कर पाती हैं? पढ़ाई अभी तो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, जब एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो पढ़ाई कम ही हो पाती थी। इस बीच में तो बिल्कुल ही पढ़ाई, जब मैंने टीन इंडिया वाले कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था और जब इंटरव्यूज़ का दौर चल रहा था, काफ़ी बीच में काफ़ी काम का दौर चला था, तो 2-3 घंटे भी मुश्किल से मैं नहीं पढ़ पाती थी एक दिन में। लेकिन जब बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हुए तो 8-9 घंटे मैं कोशिश करती थी कि मैं पढ़ सकूँ, क्योंकि फिर वो भी तो इम्पोर्टेंट था। तो पढ़ाई ज़्यादा नहीं हो पाती है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जितनी भी हो सके वो कॉन्सेंट्रेशन के साथ हो सके, ताकि बातें मुझे समझ में आ जाएँ। अच्छा, आपकी जो स्कूलिंग हुई है, चाहे वो प्री स्कूलिंग हो जी, या जी। फिर मिडिल स्कूल हो, वो किस तरह से हुआ? जी, मुज़फ़्फ़रपुर से ही सारी स्कूलिंग मेरी हुई है। 10th मेरा शैमफोर्ड फ्यूचरिस्टिक स्कूल से हुआ था। 12th मैंने सुशांत पब्लिक स्कूल से किया है। और अभी तो ग्रेजुएशन जी, अभी स्टार्ट होगा स्टार्ट होगा ग्रेजुएशन। अब। जी। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछूंगा कि जब भी आप पढ़ने बैठती हैं उस समय आप क्या सोचती है, क्या मन में विचार आता है? पढ़ते समय बच्चों को मन में, मतलब जो मेरे मन में विचार आता है, मेरा कोशिश ये नहीं रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकूँ। कोशिश ये हमेशा होनी चाहिए कि जितना भाई पढ़े वो समझ में आ जाए। क्योंकि सिलेबस का जो बोझ बच्चों पर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और बच्चे उसके साथ कोप अप नहीं कर पाते हैं। अभी 12th बोर्ड के कारण ही मैंने 2-3 सुसाइड के केसेस सुने हैं कि बच्चों ने आत्महत्या कर ली, कि उनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, उनका वो रिजल्ट खराब आएगा। मैं वैसे बच्चों से, क्योंकि आपने सवाल पूछ लिया, मैं वैसे बच्चों से वही कहूँगी कि क्या हो गया अगर एग्ज़ाम खराब चला गया तो अगली साल फिर दे देना। लाइफ ख़त्म करने का क्या पॉइंट है? ज़रूरी नहीं है ना कि हर चीज़ ज़िंदगी में अच्छी ही हो, जैसे हम चाहे वैसे ही हो। एग्ज़ाम खराब गया क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं की थी, तो उसके लिए अपनी जान को ख़त्म करने से अच्छा है कि कोई बात नहीं, अगले साल फिर एग्ज़ाम दे देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। तो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म मत कीजिए और जब भी पढ़ने बैठिए ये मत सोचिए कि पूरा सिलेबस आज ही पढ़ जाएंगे। ये सोचिए कि जितना भी पढ़ेंगे वो समझ में आ जाए, क्योंकि समझी हुई चीज़ इंसान कभी नहीं भूलता है। तो पढ़ते समय हमेशा कोशिश कीजिए कि जो पढ़े वो समझ में आ रहा है। आज बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का रिजल्ट भी आ रहा है और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका रिजल्ट नहीं हुआ होगा या जी। किसी न कारण से उनका मार्क्स से बहुत कम हो गया होगा, जी। उनको आप क्या संदेश देंगे? मैं उनको यही कहूंगी कि डिमोटिवेट मत होइए। अब जो होना था वो हो गया, सिचुएशन को एक्सेप्ट कीजिए और गलती से भी आत्महत्या करने का मत सोचिएगा। अरे क्या हो गया, एग्जाम खराब गया, अगले साल फिर दे देंगे। इतनी अगर देखा जिस तरह से तो जिंदगी अभी है लंबी, देखा जाएगा, अगले साल फिर एग्जाम देंगे। अब इसके कारण परेशान होकर स्ट्रेस में रहकर तो रिजल्ट आपका बदलने वाला है नहीं। कल को मेरा रिजल्ट आता है, अगर वो खराब हो गया किसी कारण से, तो फिर वो बदलेगा तो नहीं मेरे परेशान होने से। तो इससे अच्छा है सिचुएशन को एक्सेप्ट कीजिए और एक्सेप्ट कीजिए कि आपने पढ़ाई नहीं की थी इसीलिए आपका रिजल्ट खराब हुआ है। और गलत बातें मन में मत लाइए। हाँ, पता है शुरू में पेरेंट्स भी काफ़ी डांटते हैं, लोगों से ताने सुनने को मिलते हैं, लेकिन उसको एक्सेप्ट कीजिए क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है उसको एक्सेप्ट करने के अलावा। एक्सेप्ट कीजिए, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ फिर से शुरू कीजिए, फिर से पढ़िए कि अगली बार इससे काफ़ी अच्छा करना है। बहुत बड़ी बात कही है कि जो भी हमारे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं जिनका एग्ज़ाम का रिजल्ट आ रहा है, उन लोगों को कभी भी घबराना नहीं है, निराश नहीं होना है। क्योंकि महात्मा गांधी जब अपनी युवावस्था में थे या फिर जब उन्होंने अपनी पढ़ाई कर ली थी, उस समय उनको कोई नहीं जानता था। लेकिन जब वे इंडिया में आए, उस समय यहाँ पे आने के बाद अपने कार्य को किया और जो भी उनकी गलतियाँ रही थी, जो भी उनमें कमियाँ थी, उन्होंने अपनी कमियों को स्वीकार किया और कमियों को स्वीकार करने के बाद अब उस पर उन्होंने कार्य करना शुरू किया। हम जानकारी के लिए बता दें, गांधी जी ने अपने ही मैंने किताब उनका पढ़ा था, उसमें लिखा था कि उन्होंने खुद उसमें लिखा था कि मैं बहुत संकोची स्वभाव का था और इसको लेकर के मैं क्वेश्चन भी नहीं पूछता था। और एक समय में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में वकालत की थी और वहाँ पे एक कोई केस लड़ रहे थे और वे उस केस में हार गए थे। जब वो कोर्ट में गए तो उनके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रहा था। और जो उनका जिनका केस वो लड़ रहे थे, जो पैसा उसने दिया था उस पैसे को भी उसने छीन लिया था। उसमें गांधी जी के दिल पर क्या गुजरी होगी और कितना अपमानित वो अपने आप को महसूस कर रहे होंगे, कितने बड़े डिग्री लेने के बाद भी उनको इतना ज़्यादा अपमानित होना पड़ रहा है। लेकिन वही गांधी के मन में जब संकल्प आता है कि नहीं, हमारे अंदर क्या कमियां हैं और इसको कैसे हम सुधार कर सकते हैं, तो बस उसी गांधी को आज पूरी दुनिया बहुत ही सम्मान के साथ नाम लेती है। सबसे पहले हम एक चीज़ और पूछेंगे कि इंग्लिश सब्जेक्ट जी। जो कि हमारे बिहार में अभी बिहार बोर्ड तो उसको मान्यता दिया हुआ है, लेकिन उसका नंबर जो है मेरिट नहीं जुटता है।
लेकिन हमारे बिहार के बच्चे जो है इंग्लिश में दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो है अपनी इंग्लिश को ठीक करने का कोशिश करते हैं, लेकिन उसको ठीक नहीं कर पाते हैं। बहुत कोशिश के बाद भी वर्ड मीनिंग का समस्या हो या फिर और भी बहुत सारी समस्या हो। जी। तो जो भी बच्चे बिहार बोर्ड से हैं या जिनकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, कमज़ोर है। वो अपनी इंग्लिश को कैसे सही कर सकते हैं? जी क्योंकि इंग्लिश आज के कंपटीशन के दौर में इंग्लिश एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा बन गया है कि अगर आपको इंग्लिश आती है तभी आपको किसी अच्छी जगह एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, या फिर अगर आप सोशल मीडिया भी चला रहे हैं तो आपको इंग्लिश की जानकारी होनी चाहिए बातों को समझने के लिए। तो मैं बच्चों से यही कहूँगी कि आज हमारे सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन्स है। मोबाइल फ़ोन अगर सबके हाथ में ना सही तो सबके घर में एक एक मोबाइल फ़ोन आ चुका है। तो मोबाइल फ़ोन पर यूट्यूब पर जाकर वो सीख सकते हैं इंग्लिश, और इंग्लिश का जब वो बेसिक समझ जाएं तो ट्रांसलेशन अगर वो प्रैक्टिस करते हैं बनाने का तो ट्रांसलेशन से काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ता है। मेरे भी दादाजी ने मुझसे काफ़ी ट्रांसलेशन बनवाया था बचपन में ही, जिस कारण से इंग्लिश अच्छी हो पाई है। तो मैं बच्चों से यही कहूँगी कि ट्रांसलेशन प्रैक्टिस कीजिए और इंग्लिश बोलने का प्रैक्टिस कीजिए। इंग्लिश अगर आप केवल लिख पा रहे हैं तो लिख लेना आसान होता है, बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि और इतना ज़्यादा इस बात को हैवी मत बनाइए कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तो आप किसी से कमज़ोर हैं, आप किसी से पिछड़े हुए हैं। क्योंकि इंग्लिश तो बच्चों को फिर भी समझ में आ रहा है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हिंदी समझ में नहीं आती है। आजकल के जो नौजवान हैं, आजकल के जो बच्चे हैं जो बाहर रहते हैं, इंडिया में रहकर उनको हिंदी समझ में नहीं आता। उनको आप किसी हिंदी का वर्ड पूछ दीजिए, आप उनसे संस्कृत में कोई वर्ड पूछ दीजिए, उनको नहीं पता होगा। तो इंग्लिश तो इशू है ही, इंग्लिश से बड़ा इशू हिंदी बनते जा रहा है कि हमारे बच्चे हिंदी साहित्य के बारे में कुछ भी नहीं जानते। उनको सच में कुछ भी नहीं पता होता कि हिंदी भाषा में लिखते कैसे हैं, हिंदी की स्पेलिंग कैसे लिखी जाती है। तो इंग्लिश से बड़ा प्रॉब्लम अब हिंदी बन चुका है। हालांकि बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए यही कहूँगी कि इंग्लिश आप यूट्यूब से आसानी से सीख सकते हैं। काफ़ी सारे ऐसे कोर्सेज मिलते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। आप यूट्यूब पर जाइए, उनके वीडियोस को समझने की कोशिश कीजिए। ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसलेशन बनाने की कोशिश कीजिए। ऑक्सफोर्ड की एक बुक आती है, लूसेंट की बुक आती है, उसको बनाने की कोशिश कीजिए। और इतना भी मुश्किल नहीं है, बस आपको समझना होगा। अगर आप इस चीज़ को समझ लेंगे तो वो आसानी से आपसे हो जाएगा। आपके प्रेरणा के स्रोत कौन कौन से लोग रहे हैं? मेरे माता पिता। प्रेरणा का स्रोत हमें कहीं बाहर ढूंढना नहीं होता। जैसे हमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जी। या बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि विवेकानंद की पुस्तकें पढ़ते हैं, या फिर अब्दुल कलाम की पुस्तकें, सुभाष चंद्र बोस की पुस्तकें, जी जी या बहुत से ऐसे हमारे महापुरुष हैं जिनकी किताबें पढ़ते पढ़ते हैं हैं। और उनसे सीखते हैं। सीखते हैं। तो उनको उनको अपना आदर्श किसको मानना चाहिए? मैं देखिए, उनको अपना आदर्श एक ऐसे इंसान को मानना चाहिए जिससे वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो। ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान कोई महापुरुष हो, जैसे गांधी जी हो, नेल्सन मंडेला जी हो, स्वामी विवेकानंद जी हो, कोई जगत गुरु हो, कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो। जैसे जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं वो सचिन तेंदुलकर को अपना आइडल मानते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जिसको अपना आइडल माने वो कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हो। अगर आपके घर में आपका कोई बड़ा भाई भी है, अगर आपको कोई बड़ी बहन भी है जो आपके हिसाब से लगता है कि उनके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो एक अच्छे सक्सेसफुल इंसान में होनी चाहिए, तो आप उनसे भी सीख सकते हैं। सीखते रहना चाहिए इंसान को। ज़रूरी नहीं है कि आप केवल एक ही इंसान को फॉलो करें। आप जितने भी लोगों को सुनते हैं, जैसे संदीप महेश्वरी जी को बहुत सारे लोग सुनते हैं, ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर। विवेक बिंद्रा जी को बहुत सारे लोग सुनते हैं। तो मोटिवेशन तो कलेक्ट करने की चीज़ है, आप जितना सीख सकते हैं दूसरों से। मेरे लिए मेरे प्रेरणा का स्रोत मेरे माता पिता ही रहे हैं, मेरे पिताजी रहे हैं, मेरे दादाजी रहे हैं, जिन्होंने काफ़ी गरीबी देखी है, जिन्होंने काफ़ी सारी समस्याएं देखी हैं, लेकिन उन समस्याओं को कभी अपने आड़े नहीं आने दिया, उन समस्याओं को कभी भी पीछे रहने का कारण नहीं बनने दिया। तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा स्रोत मेरे दादाजी हैं मेरे लिए, मेरी दादी हैं, मेरे पिताजी हैं, मेरी माँ हैं, और वो सभी लोग हैं जो मुझे कहीं ना कहीं लाइफ में मोटिवेट कर रहे हैं। तो प्रेरणा का स्रोत ज़रूरी नहीं कि कोई महापुरुष ही हो। अगर आपके पिताजी एक किसान भी हैं और उनकी मेहनत, दिन भर की जो कड़ी धूप की मेहनत है, आप उससे भी प्रेरणा ले सकते हैं। तो प्रेरणा बस आपको ढूंढने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बड़ी सी किताब पढ़िएगा तभी आपको मोटिवेशन मिलेगा। मोटिवेशन छोटी छोटी चीज़ों से मिलता है। तो मोटिवेशन हमेशा ढूंढते रहिए और दूसरों को एकदम ही कॉपी मत कीजिए, केवल उनसे सीखिए और उस काम को अपने तरीके से अपने आप में ढाल कर किया कीजिए। जो भी बच्चे होते हैं उनके मन के अंदर बहुत सारे विचार आते रहते हैं और उस विचार को वे लोग प्रकट नहीं कर पाते हैं। चूँकि गार्जियन भी अपने बच्चों से उतने लगाव नहीं रख पाते हैं, और आपने हमारे बीच में देखा कि अपनी बातों को कितने बेबाक ढंग से इन्होंने रखा है आप लोगों के सामने, और अपने विचार के माध्यम से आप सभी लोगों को जागरूक कर रही हैं, चाहे वो मैट्रिक के स्टूडेंट हो, इंटर के स्टूडेंट हो। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी लड़कियाँ जो संकोच करती हैं पीरियड्स को लेकर के, एड्स बीमारी को लेकर के, या फिर बहुत सारे ऐसे उनके साथ जो भेदभाव हो रहे हैं उनको लेकर के, उसको लेकर के भी इन्होंने अपने विचार को रखा है। अच्छा, अंत में आप जो हमारे व्यूअर्स को और क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी लोगों को यही संदेश देना चाहूँगी, चाहे वो युवा हो, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हों।
समय को पकड़ने की कोशिश कीजिए, समय के साथ चलिए, तभी आपका जीवन आगे बढ़ पाएगा। समय को समझिए और साथ ही साथ बच्चों से कहूँगी स्पेशली कि माता-पिता का आदर कीजिए। बच्चे आज की जनरेशन माता-पिता का सम्मान नहीं कर पाती है। माता-पिता का सम्मान कीजिए, शिक्षित होइए और शिक्षित होने के साथ-साथ अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कीजिए। कम उम्र से ही कुछ ना कुछ क्रिएटिव कीजिए और पेरेंट्स से कहूँगी कि अपने बच्चों को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप सपोर्ट कीजिएगा तभी वो लाइफ में आगे बढ़ पाएँगे। बच्चों को समझने की कोशिश कीजिए और बच्चे और माता-पिता के बीच का ये जो गैप है, जो वो आपस में बात नहीं कर पाते हैं, इसको दूर कीजिए और काफ़ी अच्छे से अपने समय को यूटिलाइज़ कीजिए, तो और आपकी ज़िंदगी भी काफ़ी खुशहाल हो जाएगी। बहुत बड़ी बात कही इन्होंने। इनके पिताजी भी हैं, इनके पिताजी से हम बात करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल लाइट ऑफ इंडिया का आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। आपकी बेटी से हमने इतनी देर बातचीत किया और बहुत सारे इन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया है, और जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं या वैसे स्टूडेंट जो कि कहीं ना कहीं डिमोरलाइज हो रहे हैं, उनके लिए एक आदर्श का स्रोत बनी हुई हैं। जी तो कैसे संभव हो पाया, कैसे आपने इनको गाइडलाइंस दिया? मौका दिया इनको, जो मौका अमूमन गार्जियन नहीं दे पाते हैं। सब लोगों का ध्यान जो एक और नौकरी वाली मानसिकता जो है, जो स्कूल मैट्रिकुलेशन हो, फिर इंटरमीडिएट कर लेना है, ग्रेजुएशन कर लेना है और इसी बीच किसी चीज़ की तैयारी में लग जाना है, तो 99 क्या 100% बच्चे इसी तैयारी में रह जाते हैं। और जॉब उतनी है नहीं, वो गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, और अब दोनों जॉब बराबर हैं। गवर्नमेंट जॉब पहले लोग क्यों सेलेक्ट करते थे कि 60 वर्ष के बाद पेंशन मिलेगा तो बुढ़ापा ठीक से कटेगा, इसलिए गवर्नमेंट जॉब को प्राथमिकता दिया जाए। अब सब उसमें से ही पेंशन समाप्त है, तो दोनों जॉब एक ही प्रकार का है। और मिलेगा भी तो कितने लोगों को मिलेगा? हम लोगों की 140 करोड़ की आबादी है और नौकरी कितना है? नौकरी लाखों में होती है। तो अब तो दिन पर दिन जो गवर्नमेंट वैकेंसी आती थी, उसको भी सरकार धीरे धीरे घटा रही है जी। तो कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी का तो बहुत कमी हो रहा है। अब तो लोगों को प्राइवेट में ही अब तो सरकारी प्राइवेट क्या कहे, दोनों बराबर हो गया। नौकरी का क्या मतलब? अर्निंग हो, वहां से एम्प्लॉयमेंट क्यों चाहता है लोग? अर्निंग हो तो अपना घर चलाएं। और सरकारी को प्राथमिकता इसलिए पहले दिया जाता था कि 60 साल के बाद भी जब कोई देखने वाला नहीं रहता है, तो जो व्यक्ति नौकरी कर रहा है उनको पेंशन मिलेगा, तो अपना और अपने पत्नी का जीवन यापन, और बच्चे कोई अगर बेरोजगार रह गए हैं तो उनका करें। वो सब बात अब समाप्त है। तो इन बातों को हमने समय से पहले समझा। आज नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 लॉन्च हुई है, NEP। और देखिए हमारा क्या सोच रहा होगा कि ये जब 10-11 साल की थी, उस समय से इसको हमने मौका दिया। ये नहीं कहा कि तुम 95% 99% लेके आओ। हम लोग अपने समय में लाते थे, क्योंकि उस समय कहीं ना कहीं आपने उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं दिया, जैसे कि आजकल के गार्जियन अपने बच्चों के ऊपर प्रेशर सिर्फ पढ़ने के लिए, किसी प्रकार से पढ़ के और इसको नौकरी मिल जाए। और नौकरी उतनी है नहीं, तो नौकरी तो 2-3% लोगों को मिल गया, तो 97% लोग क्या करेंगे? तो नौकरी ढूंढने के फिराक में उनका जो कार्य करने की क्षमता होता है, जो एज होता है कि कुछ नया करे, वह एज भी समाप्त हो चुका रहता है और वो किसी काम के नहीं रह जाते हैं, उसी नौकरी के फेर में। इसीलिए NEP भी लाई गई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो उस एजुकेशन पॉलिसी पर हम पहले से काम कर रहे हैं कि इन लोगों को 5वां-6ठा में था तब सोशल साइंस और पूरी दुनिया का बात हम बताते थे। एक अभी का उदाहरण बता रहे हैं, 3-4 दिन पहले हमारे लड़का का SST का एग्जाम था, वो एक दिन भी नहीं पढ़ा था। एक दिन नहीं पढ़ने का प्रूफ मैं ये दे रहा हूँ कि परीक्षा से एक दिन पहले मैंने उसके लिए किताब खरीद के लाया, क्योंकि वो व्यस्त रहता है अपना CO वाला एक्टिविटी में, आप मिलेंगे ही उससे। तो रात भर में जो उलट पाया होगा उलट पाया, कल होके आया, अभी तो रिजल्ट नहीं आया, फिर आएगा तो हम बताएंगे आप लोगों को। आके पूछे तो बताया कि सब लिख दिए हैं। हम कहे कि 80 नंबर का था, तो क्या तुमको लगता है कि 60-65 भी आ जाएगा, क्योंकि तुम तो पढ़ा नहीं है? तो कहा नहीं पापा, हो सकता है उससे अधिक भी आ जाए। तो वो कैसे हुआ? पूरे SST में जो सिविक्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ये जितनी बातें वो किताब में पढ़ता, वह यहाँ बैठ के इस माहौल में लगभग बात वो सीख चुका था। कहीं ना कहीं किताब से हट करके वो प्रैक्टिकली रूप से वो सीख रहे हैं, तो वो ज्यादा याद रहा होगा ना उसको। एक क्वेश्चन अगर सिविक्स नागरिक का कोई पूछा और उसको ये 3 पेज में डिटेल कर दिया, जो पढ़ने वाले बच्चे हमको लगता है नहीं कर पाए होंगे। बिल्कुल। तो यहाँ एक वैश्विक माहौल रहता है अपने यहाँ, जो आप कहे कि क्या कारण है इतनी बचपन से ये लोग बढ़ रही है, तो ऐसा माहौल दिया गया। कभी एक बार इसको आया था 68 या 67%, 6ठा-7वां में थी, ये डरी हुई थी माँ इसकी, बोली कि इतना कम काहे आया, और हम जाके उसी दिन इसको मोबाइल खरीदे।
यानी बच्चे कहीं ना कहीं जब डिमोटिवेट हो रहे हैं तो उसमें अपने मोबाइल खरीदा तो इनको अब लगा होगा कि अब हम अपनी पढ़ाई को इतना मजबूत करें कि हम इससे अच्छा मार्क्स नहीं, हम तुम पढ़ाई जो 67-68% पढ़ो उतनी ही पढ़ रहे हो। मोबाइल इसलिए खरीद दिए कि मोबाइल में तो मन लगेगा, इसमें और जो ज्ञान की बातें हैं वो भी देख लेगी और कुछ इंटरटेनमेंट का बात भी देख लेगी, म्यूजिक वीडियोज देख लेगी, तो ज्ञान इसका बढ़ेगा। मोबाइल एक ज्ञान का सागर है, अगर सही रूप से आप यूज कीजिए। अभी कितने यूट्यूब पर आप देखे होंगे कि फलाना यूपीएससी क्रैक कर गया सिर्फ मोबाइल से। जी जानकारी तो गूगल पर और यूट्यूब पर सारा चीज है, हमें देखना है कि हमें ये अश्लील वीडियो देखने हैं या ज्ञान की बातें देखनी है, वो अपनी चॉइस वो करनी खुद में एक किताब है। जब हुआ कि तो वही एसएसटी वाला बात बता रहे थे, देखिए उसको यहाँ जानकारी मिली तब ना वो जाके लिखा होगा। अन्य विषय में क्या लिखा नहीं, एक विषय का हम उदाहरण दे रहे हैं, उसी सब विषय में की जानकारी इसको है, तब ना जब पढ़ने की उम्र होती है उस समय इसने किताब लिख दिया, वो भी इतना हैवी सब्जेक्ट जिस पर सोच अपने लोगों के यहाँ बात भी नहीं हो पाता। पीएचडी जो लोग करते हैं वे लोग भी कहीं ना कहीं नेट से चुरा करके और तब अपना किताब को पब्लिश करते हैं जी, लेकिन वैसा उम्र जो इनको पढ़ने खेलने का उम्र होता है उस उम्र में इन्होंने किताब लिखा है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत। तभी तो कई लोग यहाँ बोले हमको, जब बुक लिखी तब यहाँ फलाने हस्ती को बुला के इस किताब का विमोचन करा दिया जाए, एक फोटो वोटो हो जाएगा। कई लोग अपने सलाह देना, हमने कहा कि नहीं, जहाँ इन बातों की समझ जिनमें नहीं है उनसे हम विमोचन नहीं कराएंगे। एक तो इतना मेहनत से इतनी कम उम्र में लिखी तो हमने विमोचन का प्रक्रिया ही छोड़ दिया। भाग्य इसका देखिए कि यह किताब कहाँ से प्रसारित की गई, यूनाइटेड नेशन के मंच से। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर इसको डाल दिया कि ए बुक अपॉन ग्लोबल जेंडर इक्वलिटी रिटन बाय ए 13 ईयर्स गर्ल। समझिए उस बात को यूएन को पूरे दुनिया फॉलो करते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष फॉलो करते हैं, वहां तक इसकी बात पहुंच गई। और यहाँ करते थे तो यहाँ आसपास में हम लोग रह जाते कि ये मुजफ्फरपुर से न्यूज जाता और समस्तीपुर में खत्म हो जाता। पटना जाते जाते तो आज इसकी किताब की चर्चा पोर्टुगल, कनाडा, पाकिस्तान, जहाँ कहीं वहां हो रही है, पूरे वर्ल्ड में विख्यात जी। तो सबसे मूल कारण अभिभावकों को यही कहना चाहेंगे कि सिर्फ नौकरी मिल जाए बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ाइए, उसमें टैलेंट खोजिए। जो क्या टैलेंट है उसमें, खेलने का टैलेंट है, मोबाइल गेमिंग का ही खूब देख रहा है तो बच्चों का चॉइस किसमें है? नहीं, अभी जो आप पूछे वीडियो गेम, तुम एक वीडियो गेम का निर्माण कर दो। अपने बच्चों को इस बात में सहायता कीजिए कि वह वीडियो गेम का नया ऐप ही तैयार कर ले। ऐप बनाने में बहुत पैसा नहीं लगता, एक किसान परिवार के लोग भी ऐप बनाने का खर्चा दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है तो इनकम उधर से, आप उसी के लिए ना उसको पढ़ा रहे हैं कि कोई जॉब हो जाए, और जब उतनी है नहीं तो क्यों नहीं उसके स्किल के अनुसार हम उसको प्रमोट कर देंगे। वही हमने किया है। जब आपकी बच्ची 5 साल की थी तो आपने उसको कैसे मार्गदर्शन किया था, कैसे आपने उनको? उस समय हमारे पिताजी मार्गदर्शन करते थे, वो शिक्षक थे, तो वही इसको पढ़ाते थे। तो इनिशियल कहा नहीं जाता है कि जमीन जिसका मजबूत है तो वही मजबूत बनाया। 2015 में वो गुजर गए जब ये 9 साल की थी, लेकिन आज जो 1-2 से ही ना पूरा ज्योमेट्री और मेंसुरेशन और विश्व भर का जो मैथ है वो 1-2 से ही बनता है। ABCD से ही पूरी दुनिया से 26 अक्षर से। एक सब्जेक्ट है बाल विकास जी, जिसमें कि बताया गया है कि 5 साल तक की उम्र के बच्चों को 85% उनका दिमाग जो है पूरी तरह से डेवलप हो जाता है जी, और बाकी 15% बचता है और उसमें हम लोग को पूरे एज को गुजारना होता है। तो कहीं ना कहीं 5 साल तक की उम्र में ही बच्चे के अंदर कुछ न कुछ टैलेंट दिख गया होगा आपको। जी, दिख गया था उसका एक जीता जाता उदाहरण। एक तो ये सामने आपकी बैठी है, लड़का का भी अभी आप देखेंगे, यह जब 6 साल का था, नहीं 6 साल का था, उस समय हमारे क्या मन में आया बता रहा हूँ, जो एक कंपनी हमने बनाया, जबकि हम हैं सोशल वर्कर, कंपनी से हम कोई व्यवसायी नहीं है। उस समय एक हमने कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया और उसका नाम हमने रखा सूर्यांश कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट लिमिटेड। वह 6 साल का बच्चा आगे क्या कर सकता है वह अमूमन लोग नहीं समझ पाते हैं, और हम उसको रजिस्ट्रेशन करा के और छोड़ दिए। प्रति वर्ष 50-60 हज़ार जो उसमें ऑडिट वगैरह में खर्च लगते थे, पेपर को संयोगे रहे। वो बहुत बात उसका जानता भी नहीं था कि कोई थोड़ा सयाना हुआ, हमको लगता है 10-11 साल का हुआ तो उसको पता चला कि एक कंपनी भी रजिस्टर्ड है। पढ़ने लिखने में भी बहुत खास कहिएगा उस तरह से नहीं था। पिछले साल 1 साल हुआ करीब, उस समय एक उसके दिमाग में इस तरह का बात आने लगा। वही आपसे पहले भी कई सम्मानित मीडिया के लोग आए, उन्होंने इस बात को ज़्यादा नोटिस किया
कि 6 साल के बच्चा के बारे में हम कैसे जानेंगे भविष्य में क्या कर सकता है। तो आज देखिए वो सूर्यांश कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट लिमिटेड बनी और इसका ध्यान गया उसी ओर, और 12.5 माने 13 साल की उम्र में इसकी रैंकिंग जो अमेरिकन लीडिंग मीडिया के द्वारा दी गई वह दुनिया के सबसे धनी लोगों से भी ऊपर रैंक आ गया। तो हम कैसे समझेंगे? वैसे ही प्रत्येक गार्जियन कुछ न कुछ समझते रहते हैं, जो हमारे बउआ को पेंटिंग आता है, हमारी बच्ची है ये सिलाई अच्छा कर सकती है, लेकिन उसको छोटा काम समझेगा। जो सिलाई कटाई करेगी, आज एक से एक फैशन डिजाइनर है, वो क्या है? वो भी तो सिलाई कटाई का ही काम है। कहीं ना कहीं अपने प्रैक्टिकल करके ही वो बने हुए हैं। कभी जब वो छोटे से रहे स्टार्ट किए होंगे, वो भी जब छोटे रहे होंगे तब कभी न कभी, जैसे बचपन में जो बच्चियां होती हैं गुड़ियों से खेलती हैं, बच्चे जो होते हैं वे लोग बॉल से बैट बॉल से खेलते हैं जी, तो उनके अंदर भी कहीं न कहीं कढ़ाई सिलाई बुनाई का कला रहा होगा जी। तो हम उसी में आगे बढ़ेंगे। अपने बच्चे में देख रहे हैं कि इसको आता है सिलाई करने, अच्छा कर सकती है, इसको आता है क्रिकेट खेलने, अच्छा खेल सकता है, और झूठो उसको हम 20 किताब कई पब्लिकेशन का खरीद के दे रहे हैं, वो पढ़ेगा। जब बहुत सारे गार्जियन ऐसे भी होते हैं जो बच्चे को कहते हैं कि तुम जो है 7 घंटा 8 घंटा पढ़ाई करो, इतने घंटे पढ़ाई करो, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वैसे जो गार्जियन हैं जो अपने बच्चे के ऊपर प्रेशर इस तरह का बनाते हैं। कमी गार्जियन में रहती है। गार्जियन, हम अभी क्या कहे, उसके स्किल को भी समझिए। पढ़ाई तो करनी ही है, शिक्षा अति आवश्यक है, उसके बिना कुछ भी नहीं है आगे। आपको किताब क्या सिखाता है विभिन्न विषयों के बारे में, दुनिया देश दुनिया में क्या चल रहा है, साथ साथ उसके स्किल को नहीं पहचान पाते हैं, या पहचान के इसलिए अंठिया देते हैं कि अगर उधर इसका दिमाग लगने देंगे ना तो इसको नौकरी नहीं मिल पाएगी। इस मानसिकता को बदलना होगा, और इसी मानसिकता के कारण आज जो अमेरिका है वो अमेरिका है, उसकी जीडीपी कहाँ है, और हम लोग का मेन उम्र जो 15 से 25-30 का होता है वह जॉब खोजने में खत्म हो जाता है। बहुत बड़ी बात कही है कि हमारे गार्जियन जो भी हैं उनको इस बात को समझना चाहिए। और अंत में चलते चलते हम एक चीज़ और आपको दिखा देना चाहते हैं कि पीछे आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे प्रशस्ति पत्र भी रखे हुए हैं, और ऊपर में भी यहाँ पे कुशल युवा अभियान 2022 और बहुत सारे यहाँ पे रखे हुए हैं प्रशस्ति पत्र, जो इनको जाह्नवी जो कि हमारी बिहार की बेटी है, इनको दिया गया था और इस तरह से इनको सम्मानित किया गया था। तो हमारे जो भी ऐसे गार्जियन हैं और जो भी बच्चे हैं जो कि एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, लोग इसको ध्यान रखेंगे तो ये लोग भी आगे बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं। कभी भी उनको डिमोटिवेट नहीं होना है, हमेशा उनको मोटिवेट रहना है और अपने आप को चार्ज रखते रहना है, अच्छी बातें सुननी है, अच्छे विचार को फैलाना है। तो आप हमारे चैनल गौरव लाइट ऑफ इंडिया के साथ और लाइट ऑफ इंडिया के साथ बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।